नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। अब मैं थोड़ा चिंतन मनन करना चाहता हूं, विचार करना चाहता हूं कि मेरा शरीर कितना और कैसे साथ देगा, मैं किस दिशा में अपने नैना और दिमाग खोलकर आगे बढ़ूं। अरे चिंतन से याद आया, किसी जमाने में देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी चिंतन शिविर करके यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस का शरीर यानी उसके सभी सदस्य कैसे और कितनी जिम्मेदारी उठाएंगे। सोचिए, भारत की आजादी के बाद से करीब 49 साल जो पार्टी सत्ता में रही, आप 70 साल सुनकर अगर ऐसा सोचते हैं तो सच नहीं है। आजादी के 75 साल में से करीब 49 साल ही केंद्र में कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन यह भी बहुत बड़ा काल है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि कांग्रेस में अब नेतृत्व का अकाल है। सोनिया गांधी को अगर कमान ठीक से संभालनी होती तो शायद वो चाहती तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गई होती और हिंदुस्तान को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ना मिले होते। बात वही है कि अब इसमें इफ बट अगर मगर से क्या होगा। सोनिया ने कमान ठीक से अपने हाथ में नहीं ली, राहुल गांधी तो बार बार बेचारे ही साबित होते जा रहे हैं और इसमें उनकी क्या गलती है। अब इस बारे में मैं अभी क्या क्या बोलूं, लेकिन इतना तो है कि उनकी फैसला लेने की क्षमता तो कभी हां कभी ना के तौर पर इतनी झूलती रही है कि वो कमान संभालने में अपनी असमर्थता जता चुके हैं। रही बात परिवारवाद में प्रियंका गांधी, जिनको लोग जूनियर इंदिरा गांधी भी कहते रहे, उनके राजनीति में आने की अटकलें बहुत पहले लगाई गईं, लेकिन तब वो आई नहीं और जब आई भी यूपी की प्रभारी भी बनी, तब भी कांग्रेस की किस्मत को पलट नहीं पाई। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज या तो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या वो कांग्रेस की यंग लीडरशिप को आगे आने से रोक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंतन शिविर मस्ट यानी बेहद जरूरी हो जाता है। खैर, इस बारे में आरएनए में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही हमारे इस शो के मूल के हिसाब से आपके सरोकार की खबर भी है। मुझे एक बात बताइए, आपके परिवार में या आपकी जानकारी में दोस्त यार में से कोई विदेश में नौकरी करता है या वहां रहता है? अच्छा, किसी का बच्चा विदेश में पढ़ता होगा या ऐसे किसी को आप जानते होंगे। उनमें से कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने वहां की नागरिकता हासिल कर ली होगी या करना चाहते होंगे। क्या कह रहे हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने व्यूज हमें बताइए। कभी आपने सोचा है कि आपके घर का या आपके आस पड़ोस का बच्चा या कोई रिश्तेदार जानकार क्यों विदेश जाना चाहता है, क्यों वहीं रहना चाहता है? भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश की नागरिकता लेने के लिए लोग क्यों उतावले हैं? हर साल करीब 1 लाख लोग विदेश में जाकर बस जाते हैं। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा ना आपको? विदेश मंत्रालय का डेटा आपको बताऊं तब तो मानेंगे आप। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री के दिए बयान को आप मानेंगे ना? तो ठीक है, करिए थोड़ा सा इंतजार। अब हम इत्मीनान से आरएनए की शुरुआत करते हैं। मेरा मतलब अपने पहले टॉपिक पर आते हैं विस्तार से बात करने के लिए, क्योंकि आरएनए मतलब रियल न्यूज एनालिसिस, यानी हम दूसरों की तरह फेक न्यूज नहीं दिखाते, उससे रखते हैं दूरी और बताते हैं आपको बातें जरूरी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ। तो रहिए हमारे साथ और जानिए अपने सरोकार वाली खबरों को विस्तार से। लोकतंत्र में सत्ता कभी भी किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती, चाहे वो कितना ही तिलिस्मी नेता ही क्यों ना हो। आजादी के बाद पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा तक पहुंची कांग्रेस और फिर राजीव गांधी से होती हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक के सफर में यह बात कई बार समझाई जा चुकी है। लेकिन आजादी के बाद एक लंबे समय तक सत्ता के शिखर पर रही कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की स्थिति में कैसे खड़ी हो गई है, इसे समझने के लिए कांग्रेस के अंदर खाने उमड़ रहे ज्वार भाटा को समझना होगा। पहले खबर पर आते हैं। खबर यह है कि कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में करीब 9 साल बाद चिंतन शिविर लगा रही है। चिंतन इस बात का कि कभी पूरे देश पर छा जाने वाली कांग्रेस आज महज 2 राज्यों तक सिमट कर कैसे रह गई है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव की हार और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गिरता जनाधार। वजह क्या है? यही चिंतन शिविर का लबोलुआब है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस 8 सालों से देश की सत्ता से बाहर है और एक के बाद एक राज्यों की सत्ता से दूर होती जा रही है।
ऐसे मुश्किल दौर में बुलाए गए कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी से जुड़े कई मसलों पर मंथन होना है, जिसमें पहला बड़ा सवाल पार्टी नेतृत्व का संकट, आपसी गुटबाजी और आगामी चुनाव में जीत की राह शामिल है। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी की हालत पर चिंतन और मनन करने के लिए 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प चिंतन शिविर करने का फैसला किया है, जिसमें 2024 के आम चुनावों सहित आगामी असेंबली चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी मंथन होगा। साथ ही इस बैठक में कांग्रेस उन सवालों का हल तलाशेगी जिसे लेकर पार्टी में लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसमें पहला बड़ा विषय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के अध्यक्ष का पद खाली है। हालांकि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं, मगर पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस के पास 2019 के बाद से नहीं है। ऐसे में कांग्रेस में एक ऐसे नेता की तलाश है जो कांग्रेस को एक स्पष्ट और मजबूत नेतृत्व दे सके। इतना ही नहीं, वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जान फूंक सके, आम लोगों के साथ साथ सहयोगी दलों को भी भरोसा दिला सके कि कांग्रेस ही है जो देश में बीजेपी से हर स्तर पर मुकाबला कर सकती है और मजबूत विकल्प भी बन सकती है। इस भरोसे की कमी कांग्रेस के अंदर हर तरफ नजर आती है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए अगस्त 2020 में कांग्रेस के कई नाराज नेताओं, जिन्हें G23 या G23 कहा जाता है, इन नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलावों की मांग की थी। तब यह माना गया था कि इस चिट्ठी का निशाना मूल रूप से राहुल गांधी थे। इसलिए भी इस चिंतन शिविर की सबसे बड़ी तलाश उस चेहरे को लेकर है जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सके। इसके अलावा एक बड़ा विषय पुरानी पीढ़ी के नाराज नेताओं को साधने का है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता इन नाराज नेताओं को मनाने की है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य स्तर पर कांग्रेस के अंदर 2 पीढ़ियां आपस में लड़ रही हैं। पुरानी पीढ़ी हर जगह नई पीढ़ी पर हावी नजर आती है, जिसका खमियाजा भी कांग्रेस ने भुगता है, अब भी भुगत रही है। मसलन हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर की गुटबाजी में आज अशोक तंवर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने के बाद तनाव कम हो गया। तनाव अब भी है। अब वहां कुमारी शैलजा और हुड्डा की गुटबाजी है। कुलदीप बिश्नोई की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हरियाणा कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी को अखरती है। हालांकि तस्वीर हिमाचल प्रदेश की भी अलग नहीं है, लेकिन फिर भी 65 साल की प्रतिभा सिंह को राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर 4 वर्किंग प्रेसिडेंट देकर कांग्रेस आलाकमान ने आने वाले चुनाव के लिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि यहां दोनों पीढ़ी तजुर्बा और जोश के साथ आगामी चुनाव को फतेह करने के लिए तैयार है। राजस्थान, जहां 3 दिन का चिंतन शिविर लगना है, यहां भी 2 पीढ़ियों की जंग है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। आज की ही खबर यह है कि उदयपुर में जहां चिंतन शिविर लगा है, वहां से सचिन पायलट के पोस्टर उतरवा दिए गए हैं। जाहिर है राज्य की अशोक गहलोत सरकार नहीं चाहती कि सूबे का कोई और चेहरा उन्हें चुनौती दे। अभी तो सचिन पायलट कांग्रेस में हैं, कल रहेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि पहले भी वो एक बार अपने समर्थक विधायकों को लेकर गायब हो चुके हैं। पंजाब में भी 2 पीढ़ियों की जंग में कैप्टन अमरिंदर बाहर हुए तो चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में नहीं पड़ी। आज पंजाब में कांग्रेस ने अपना सब कुछ खो दिया है। पुरानी पीढ़ी बाहर और नई पीढ़ी ने विश्वास खो दिया। नतीजा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यूपी में तो खैर कमान प्रियंका गांधी के ही हाथ में रही, मगर यहां कांग्रेस के अंदर खाने की कोई पीढ़ी कांग्रेस में नहीं रहना चाहती। आज सबसे कमजोर अगर कहीं कांग्रेस है तो वो राज्य उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 2 पीढ़ियों की जंग में हम देख चुके हैं कि 75 साल के कमलनाथ से 51 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस के अंदर खाने सत्ता की जंग नहीं जीत पाए तो बागी हुए। बीजेपी से मिले और जो बहुमत कांग्रेस को मध्य प्रदेश ने दिया था, वो एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के पास तकनीकी रूप से पहुंच गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को खोना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मानी गई। बिहार में कांग्रेस सहयोगी दलों के भरोसे सांस ले रही है। यही हाल झारखंड में हेमंत सरकार की सहयोगी बनने के बाद कांग्रेस का है। महाराष्ट्र में भी सत्ता में है, मगर जमीन पर वहां भी कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। बिना गठबंधन कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में नजर नहीं आती। गुजरात में भी 2 पीढ़ियों की लड़ाई नजर आती है। हार्दिक पटेल चुनाव तक कांग्रेस में रह पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। दक्षिण में खुद राहुल गांधी मोर्चा संभालते नजर आते हैं, मगर वहां भी कांग्रेस का जनाधार घटा है। अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने हैं।
तमिलनाडु में भी डीएमके के सहारे ही कांग्रेस खड़ी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी कांग्रेस का चेहरा रही ममता बनर्जी ने आज वहां कांग्रेस को अपने पीछे खड़ा कर दिया है। वहां भी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी का कांग्रेस से अलग खड़ा होकर खुद को साबित करना भी कांग्रेस की दूरदर्शिता पर सवाल उठाता है, जबकि वाईएसआर की मौत के बाद ही कांग्रेस को जगमोहन पर विचार करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ और नतीजा सामने है। नॉर्थ ईस्ट समेत बाकी राज्यों में भी कांग्रेस खुद को जिंदा रहने की जद्दोजहद में नजर आती है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस के अंदर खाने से जो महत्वपूर्ण है वो ये कि केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक नेताओं के बीच अंदरूनी कलह इन दिनों अपने चरम पर है। कांग्रेस के सभी नेता पार्टी की बजाय अपनी अपनी हैसियत मजबूत करने में लगे हैं। पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस अपने ही नेताओं की गुटबाजी के चलते चुनाव में मात खा गई, तो गुजरात में गुटबाजी हावी है। G23 में शामिल कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार गांधी परिवार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को मनाने की दिशा में नहीं चली है। सोनिया गांधी ने 6 अलग अलग मुद्दों पर कुछ समय पहले वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाई थी। इसमें असंतुष्ट माने जाने वाले नेताओं जैसे गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश सिंह जैसे नेताओं को प्रमुखता से जगह दी गई थी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को भी चिंतन शिविर में शामिल होने का न्योता भेजा गया है, जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे। इस तरह से G23 में शामिल सभी प्रमुख नेताओं को उदयपुर आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से करीब 50 ऐसे नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो किसी पद पर नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे पहले अपनी सियासी जमीन बचाना जरूरी है और गठबंधन दूसरी प्राथमिकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस का सियासी ग्राफ डाउन हुआ है। महज 2 राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा व राज्यसभा मिलाकर 100 से कम सांसद हैं। ऐसे में वक्त का तकाजा है कि कांग्रेस आंख मूंदकर कदम बढ़ाने के बजाय पहले अपनी सिकुड़ते हुए राजनीतिक आधार को वापस हासिल करे, ताकि बीजेपी का मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर हो सके। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटें जीत पाई थी। उसके बाद से अब तक 9 साल में 50 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें 11 राज्यों में कांग्रेस जीती भी, लेकिन कई राज्यों में बगावत के चलते पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। मध्य प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन 1.5 साल में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आ गए और कमलनाथ सरकार गिर गई। ऐसा ही कर्नाटक में भी हुआ और अरुणाचल प्रदेश में भी। आंकड़ों के जरिए समझिए कि 2014 के बाद से 50 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें कांग्रेस को महज 11 चुनावों में जीत मिली है। 2014 में 8 चुनाव, 1 जीता, लेकिन गंवा दी सत्ता। 2015 2 चुनाव, 1 में सत्ता में आई, लेकिन वो गंवा दिया। 2016 5 चुनाव हुए, 1 में मिली जीत और सत्ता। 2017 7 विधानसभा चुनाव में सिर्फ पंजाब में मिली जीत। 2018 में 9 विधानसभाओं में चुनाव हुए, 4 में सरकार बनाई पर 2 में गंवा भी दी। 2019 7 जगह चुनाव हुए, 2 में सरकार में सहयोगी बनी। 2020 2 में चुनाव हुए, दोनों में ही हारी। 2021 5 में चुनाव, 1 जीती, 4 हारे। 2022 5 में चुनाव, सब में हारे। 2 साल के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को चिंतन शिविर में बीजेपी को चुनावी मात देने का फार्मूला तलाशना होगा। विधानसभा चुनावों के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी पार्टी के लिए अच्छा प्रदर्शन करना वक्त की जरूरत बन चुकी है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में एक बड़ा एजेंडा गठबंधन के लिए सहयोगियों को ढूंढना भी होगा। उत्तर भारत में कांग्रेस के हाथ से जिस तरह से बड़े राज्य निकल रहे हैं, उस पर भी मंथन होगा। देश में 180 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस 0 है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में तो कांग्रेस हाशिए पर है, जहां पर उसे बीजेपी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन का रास्ता तलाशना होगा। ऐसे में चिंतन शिविर में यह बात तय होगी कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में एकला चलो की राह पर चलेगी या फिर गठबंधन का रास्ता अख्तियार करेगी। एक सवाल यह भी इस चिंतन शिविर में उठ सकता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या फिर बाहर का। कांग्रेस में गुट है जो गांधी परिवार से बाहर के नेताओं को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत कर रहा है, तो कुछ लोग राहुल गांधी के पक्ष में हैं, लेकिन राहुल गांधी तो खुद ही अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। एक धड़ा प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत करता है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा हल इसी सवाल में अटका है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या बाहर से होगा। जिस दिन कांग्रेस ने यह तय कर लिया,
उसकी आधी राह आसान हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस की जैसी परंपरा है कि अंतिम फैसला आला कमान को सौंप दिया जाता है, अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस अपनी इसी परंपरा के गर्त में डूबने से बच नहीं सकती।